Hello everyone, myself Rahul Dixit and I welcome you all on my YouTube channel Chemistry Classes for You। आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। और आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो रहेगा कि एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और अगर आपको कोई डाटा गिवन है, एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन है, तो आप किसी भी एम्पेरिकल फार्मूले की हेल्प से मोलिकुलर फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हमें वो जानना है। तो यदि आप किसी मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला किसी एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे मोलिक्यूल में। लेकिन अगर आप एम्पेरिकल फार्मूले की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है नंबर ऑफ एटम्स का जो भी आपके मोलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में डिफरेंस देखें, सबसे पहले आपको डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में मेन डिफरेंसेस क्या हैं। एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। तो यदि आप मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो मोलिकुलर फार्मूला क्या है, जितने भी मोलिक्यूल के अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा कौन, मोलिकुलर फार्मूला। लेकिन अगर आप एम्पेरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स का कि मोलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशो कितना है एटम्स का, वो कौन बताएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन एक्सप्लेन करेगा, मोलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज अ फार्मूला, इट इज अ फार्मूला which gives the information about the total number of atoms present in a molecule। प्रेजेंट इन अ मोलिक्यूल। ऐसे ही अगर आप एम्पेरिकल फार्मूले की बात करें तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या देगा आपको, क्या इन्फॉर्मेशन देगा, इट इज अ फार्मूला विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट the simplest ratio of the atoms present in a molecule। तो ये डिफरेंसेस हैं किस किस में, मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में। कि मोलिकुलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी देता है, एम्पेरिकल फार्मूला केवल हमें एक्सप्लेन करता है कि सिंपलेस्ट रेशो कितना है मोलिक्यूल के पास। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से आप कोरिलेट करेंगे, क्या किस तरीके से रिलेशन होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा उसकी बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लग लें अगर हम, जैसे सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, उससे पहला एग्जाम्पल देख लें आप। अगर हमारे पास कोई मोलिक्यूल है C2H6 अगर मोलिक्यूल है तो इसकी सिंपलेस्ट एटम का सिंपलेस्ट रेशो क्या हो सकता है CH3 के अंदर। तो अगर आप 2 से डिवाइड कर दें कार्बन के नंबर को भी हाइड्रोजन के, तो क्या बनेगा, एक सिंपलेस्ट रेशो आएगा CH3। तो C2H6 मोलिकुलर फार्मूला है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसे ही अगर हमारे पास C4H10 कोई मोलिकुलर फार्मूला है, सिंपलेस्ट कितना चेंज कर सकते हैं आप, इसमें से 2 कॉमन ले लें आप, तो C2H5 हो जाएगा ये। तो C4H10 क्या है, मोलिकुलर फार्मूला, और जो C2H5 है वो इस C4H10 का क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। ऐसे ही अगर आप बात करें C6H12 और 6, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकती है। अगर आप 6 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, AC, ये हो जाएगा H2O। तो CH2OH किसका, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये मोलिकुलर फार्मूला है, तो ये क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। इसके अलावा अगर आप बात करें बेंजीन की C6H6,
इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 6 कॉमन ले लें तो CH। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर आप मोलिकुलर फॉर्मूले को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दें तो उसे क्या कहेंगे आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या होगा, किस तरीके से रिलेशन आएगा, तो उसकी बात करते हैं। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके बीच में रिलेशन एक इंटीजर वैल्यू की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। और जो रिलेशन है मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में वो है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये हमारा रिलेशन है। अगर आप n की बात करें तो n क्या है, इंटीजर वैल्यू एनी इंटीजर वैल्यू है आपके पास। इसके अलावा अगर आप बात करें कि n की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यदि आप n का जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वो करनी है जो भी मॉलिक्यूल है उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लें आप मोलिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से। इसके अलावा जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट कर लें, एम्पिरिकल मास। तो उन दोनों का जो रेशो होगा वही क्या होगा हमारा, n की वैल्यू, एम्पिरिकल मास। और यदि आप n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूले में n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, मोलिकुलर फॉर्मूले की। ठीक है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर C6H6 क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, CH क्या है इसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यदि आप यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो C6H6 का ये मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, एक कार्बन का 6 तो 6 कार्बन सॉरी एक कार्बन का 12 तो 6 कार्बन का कितना होगा 72। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 का कितना होगा 6 तो 78 इसका मोलिकुलर मास है। अगर आप इसकी बात करें तो 12 एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का तो कितना आ जाएगा 13। तो ये क्या था हमारा, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था। अगर आप CH की बात करें तो ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका। और C6H6 क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, n की वैल्यू निकाली जाती है जो भी मोलिकुलर मास आया, मोलिकुलर मास ये है, एम्पिरिकल मास ये है, दोनों को डिवाइड कर दें आप तो ऊपर आएगा मोलिकुलर मास, नीचे आएगा आपका एम्पिरिकल मास। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो इस टाइप से आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन में होगा कि आपको एलिमेंट्स की परसेंटेज गिवन होगी या उस परसेंटेज निकालने के लिए डाटा गिवन होगा, उस डाटा की हेल्प से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है पहले, फिर उस एम्पिरिकल फॉर्मूले की हेल्प से क्या कैलकुलेट करना है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो बात करते हैं किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन की, कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो किस टाइप से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन तो परसेंटेज कंपोजिशन में अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, कोई भी एलिमेंट है हमें उसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो ये किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज आप इनटू में 100 आएगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, हमारे पास हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। एग्जांपल में अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन
H2O। तो हमें जिसकी परसेंटेज निकाल लिया उसका मास हम ऊपर रखेंगे और टोटल मास ऑफ कंपाउंड नीचे रखेंगे हम। तो क्या होगी, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड H2O में ऑक्सीजन का मास कितना है 16 अपॉन टोटल मास H2O का कितना होता है 18 इंटू 100। ये परसेंटेज होगी किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा अगर आपके पास NaCl है, NaCl कंपाउंड है और परसेंटेज हम इसमें Cl की निकाल रहे हैं, Cl की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस कंपाउंड में Cl का मास अपॉन NaCl का टोटल मास, तो आ जाएगा 35.5 और 58.5। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा 100। तो इस टाइप से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जा सकती है। तो ध्यान रखना कि जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, उस एलिमेंट की कंपाउंड में मास कितना है वो ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मास रखेंगे कंपाउंड का और इनटू में क्या करेंगे 100। ऐसे ही यहाँ होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें H2O में हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और टोटल कंपाउंड का मास कितना है 18। ऐसे ही अगर आप NaCl में Cl की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Cl का मास कितना है 35.5 और NaCl का टोटल मास कितना है 58.5 और इनटू में क्या लेंगे आप 100। तो ये ध्यान रखना है आपको परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त। एक तो इस टाइप से डाटा गिवन होगा, डाटा से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें परसेंटेज आपको गिवन होती है। उन परसेंटेज की हेल्प से हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से क्या कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जैसे ही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है उसके बाद हम मोलिकुलर फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो बात करेंगे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन है एक आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन कार्बन की परसेंटेज दी हुई है 57.8%, हाइड्रोजन दिया हुआ है उसने 3.6% and the rest element is oxygen, and the vapor density of the compound is 83. Then calculate the molecular formula of the compound. ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें परसेंटेज आपको डायरेक्ट गिवन है, कार्बन 57.8% दिया हुआ है, हाइड्रोजन 3.6% दिया हुआ है, और इसके अलावा जो बचा हुआ एलिमेंट है वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं कि उसकी परसेंटेज कितनी होगी। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करें तो परसेंटेज का मतलब 100 है। बस ने क्या कहा, 100 में से 57.8 क्या है, कार्बन है, 3.6% क्या है, हाइड्रोजन है, और बचा हुआ एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, जो बची हुई अमाउंट है वो 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो 57.8 माइनस 3.6, तो अगर आप इसकी बात करें तो ये आएगा आपका 38.6। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ गई 38.6। ठीक, इसके बाद हम इसमें टेबल बनाते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। टेबल में कौन कौन से कॉलम हम लेते हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए जो टेबल बनती है, सबसे पहले जो कॉलम बनाते हैं हम उसमें होते हैं एलिमेंट, उसके बाद की जो कॉलम होती है उसमें उनकी परसेंटेज लिखते हैं, क्या परसेंटेज है, इसके बाद उनका एटॉमिक मास। ठीक, फिर एटॉमिक रेशो, और इसके बाद हम इसमें लिखते हैं सिंपलेस्ट रेशो।
सिंपलेस्ट रेशो। तो एक एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक, परसेंटेज क्या है उनकी, परसेंटेज की बात करें तो कार्बन की परसेंटेज गिवन है 57.8%, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 3.6 और ऑक्सीजन की परसेंटेज है हमारे पास, कैलकुलेट किया हमने 38.6। एटॉमिक मास की अगर आप बात करें, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना है 16। ऑक्सीजन का है हमारा 16। एटॉमिक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक रेशो जो कैलकुलेशन करनी है आपको, वो क्या करना है कि जो भी परसेंटेज है उसको आप उसके एटॉमिक मास से क्या करें, डिवाइड, उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक रेशो। तो जो भी परसेंटेज आई है आपकी, उसको आप किससे डिवाइड करें, उसके एटॉमिक मास से, तो आ जाएगा आपका 4.8। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज कितनी है 3.6, एटॉमिक मास कितना है 1, तो ये तो 3.6 ही आ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज आपकी 38.6, एटॉमिक मास है 16, यह आ जाएगा आपका 2.4। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट, इसके बाद यहाँ से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है, यहाँ से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी यहाँ, इससे नेक्स्ट कॉलम बनाएं आप सिंपलेस्ट रेशो का, ये कॉलम होगा सिंपलेस्ट रेशो। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपको चूज करनी है इस, और वो चूज करने के बाद आपको क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सभी को क्या करना है, डिवाइड। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 2.4, तो इस 2.4 से आपको सभी वैल्यू को क्या करना है, डिवाइड। तो क्या होगा यहाँ पर, जब हम 4.8 को 2.4 से डिवाइड करेंगे, 3.6 को 2.4 से डिवाइड करेंगे और 2.4 को 2.4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.5 के आसपास और यह आ जाएगा आपका 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो रेशो मिला है वो सिंपल रेशो नहीं है, 2 तो सिंपल रेशो है, 1 भी सिंपल रेशो है, लेकिन जो 1.5 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट रेशो में चेंज करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे 1.5 कितना हो जाए 3। तो जब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सभी में ही करनी पड़ेगी, तो जब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 की करेंगे कितना हो जाएगा 3 और इसमें 2 की करोगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, C कार्बन के कितने हैं 4, H कितने हैं 3 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आया हमारा, इंपेरिकल फॉर्मूला आया हमारा C4H3O2। ये हमारा क्या आया, इंपेरिकल फॉर्मूला C4H3O2। ठीक, इसके बाद कुछ डाटा दिया हुआ था हमें, अब यहाँ पर निकालेंगे हम n की वैल्यू, जो n इंटीजर था। देखें इससे आगे कैसे होगा ये। इंपेरिकल फॉर्मूला आया है हमारा C4H3O2। इंपेरिकल फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करके निकाला, C4H3O2। अब इस इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लें आप, इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास अगर आप निकालें इसका, तो 4 कार्बन है, एक कार्बन का कितना है 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये जाएगा आपका 48 प्लस 3 और प्लस के 32, यह आ जाएगा आपका 83। ठीक, तो ये तो आ गया आपका इंपेरिकल मास। अब हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, n इक्वल टू होता है हमारा मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारे पास मोलिकुलर मास नहीं है। लेकिन मोलिकुलर मास के लिए एक डाटा दिया हुआ है, हमें वेपर डेंसिटी गिवन है और मोलिकुलर फॉर्मूला और जो वेपर डेंसिटी का रिलेशन है वो होता है हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी,
2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी दी हुई है हमें 83, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है 83, तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 2 इंटू 83 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 166। तो हमारे पास अब मोलिकुलर मास भी है 166, हमारे पास इंपेरिकल मास भी है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। तो यहाँ से जो n की वैल्यू कैलकुलेट करके होगी वो होगी आपकी 166 और 83, n कितना आ गया 2। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि जो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और n की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 2, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा C4H3O2, तो 2 इंटू C4H3O2, और 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C8H6O4। तो ये क्या आ गया हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, परसेंटेज गिवन होगी, उस परसेंटेज से टेबल की हेल्प से क्या कैलकुलेट करेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला, और उस इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद कुछ डाटा हमें गिवन होंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे, और मोलिकुलर मास के लिए कोई ना कोई डाटा आपको गिवन होगा, या तो डायरेक्ट दिया हुआ होगा, या वेपर डेंसिटी की फॉर्म में होगा, या वो मोलिक्यूल दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंपेरिकल फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की, कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में डाटा गिवन है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो किसी भी रिएक्शन में वो रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है अगर वो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है तो उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्सिस जो ज़्यादा अमाउंट में बच जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अमाउंट में रह जाती है उसकी, उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस रिएजेंट। तो बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, कि लिमिटिंग रिएजेंट है क्या आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें लिख सकते हैं आप द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम during the completion of the reaction, during the completion of the रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे आप, जो रिएजेंट आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या हो जाए, टोटली कंज्यूम हो जाए उसकी अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें इसे, तो हमारे पास कोई रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 और हम बना रहे हैं इससे 2H2O। तो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन के 2 मोल ले रहे हैं, और ऑक्सीजन के 2 मोल में से एक अकॉर्डिंग टू रिएक्शन केवल एक ही मोल O2 रिएक्शन कर रहा है, कितने मोल, हाइड्रोजन से 2 मोल। तो यदि इस रिएक्शन में हम ऑक्सीजन के 2 मोल लेते हैं तो 2 मोल ऑक्सीजन में से केवल ऑक्सीजन का एक ही मोल H2 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑक्सीजन का जो एक मोल है वो क्या रह जाएगा, यहाँ पर एक्सिस अमाउंट में रह जाएगा, और इसी की वजह से इस O2 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सिस रिएजेंट, और H2 यहाँ पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, तो H2 क्या होगा यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट। आप इस टाइप से कह सकते हैं, इफ़ वी टेक 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड देन
1 mole of O2 react with 2 mole of hydrogen, react with 2 mole of hydrogen, then after this 1 mole of oxygen, 1 mole of O2 is left. It means O2 is X reagent, 1 mole O2 is left, and H2 is completely consumed, and H2 is completely consumed. Therefore O2 is X reagent and H2 is limiting reagent. H2 is limiting reagent. देखो हुआ क्या है यहाँ पर, इस रिएक्शन में क्या है कि 2 मोल H2 1 मोल O2 से रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं 2 मोल ऑफ H2। हमने क्या करा, इस रिएक्शन में हमने 2 मोल O2 लिए, तो 2 मोल O2 में से क्या होगा, 1 मोल O2 तो 2 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर गई, लेकिन 1 मोल O2 क्या रह गई यहाँ लेफ्ट, और जो लेफ्ट रहा हमारा रिएजेंट उसे क्या बोलेंगे हम एक्सिस रिएजेंट, और जो H2 थे वो यहाँ कंप्लीटली कंज्यूम हो गए हैं, और जो रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट, उसे क्या बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। इसके बाद हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन उसमें एक्सिस रिएजेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि कौन कितना कंज्यूम हुआ है, और कंज्यूमिंग के बेस पर ही आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन उसमें एक्सिस रिएजेंट है। क्वेश्चन है हमारा, इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 if 20 gram of CaCO3 is react with 20 gram of HCl, then find limiting reagent, or how much amount of CO2 produce। ठीक तो देखिए क्या वो कह रहा है हमारे पास 20 ग्राम CaCO3 है जो 20 ग्राम HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है पहला कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, और जब CaCO3 और HCl की रिएक्शन होगी तो कितनी अमाउंट में यहाँ CO2 फॉर्म्ड होगा। तो रिएक्शन है हमारी CaCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl से, यहाँ पर फॉर्म्ड होगा CaCl2 प्लस के H2O और प्लस के CO2। ठीक, तो अगर हम CaCO3 का मोलिकुलर मास निकालें तो ये होगा 100 ग्राम, और HCl का होगा, पहले तो बैलेंस कर लें, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर क्या है 2 Cl है और 2 ही क्या है हाइड्रोजन। और HCl की अगर हम बात करें एक HCl की तो एक H का 1 और इसका होगा 35.5 मतलब 36.5, और जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 73 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या दिख रहा है आपको कि 100 ग्राम CaCO3 को कितने ग्राम HCl रिक्वायर्ड है 73 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में कुछ डाटा में कुछ और दिया हुआ है। तो पहले अकॉर्डिंग टू रिएक्शन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या है यहाँ पर 100 ग्राम CaCO3 रिक्वायर्ड 73 ग्राम HCl, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 100 ग्राम CaCO3 रिक्वायर्ड 73 ग्राम HCl, लेकिन
हमारी जो क्वेश्चन है उसमें CaCO3 कितना लिया हुआ है, ओनली 20 ग्राम। तो 20 ग्राम में कितना Cl रिक्वायर होगा वो निकाल लें आप। तो 100 ग्राम में 100 ग्राम CaCO3 में इतना HCl रिक्वायर्ड था, तो 20 ग्राम में कितना होगा 73 इंटू 20/100, यह आ जाएगा आपका 14.6 ग्राम HCl। इतने ग्राम HCl रिक्वायर्ड होगा आपको 20 ग्राम CaCO3 के लिए। लेकिन रिएक्शन में HCl कितना लिया हुआ है 20 ग्राम। रिक्वायर्ड केवल इतना ही चाहिए रिएक्शन करने के लिए, 14.6 चाहिए, लेकिन रिएक्शन में कितना लिया हुआ है 20 ग्राम। इसका मतलब HCl यहाँ पर एक्सिज अमाउंट में है। इट मीन्स HCl एक्सिज रिएजेंट है और जो CaCO3 है वो टोटली कंज्यूम हो गया है। तो CaCO3 यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है और HCl ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या है एक्सिज रिएजेंट। तो क्या लिखेंगे आप, बट इन दिस रिएक्शन 20 ग्राम HCl इज प्रजेंट, केवल 14.6 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रजेंट कितना है 20 ग्राम। 20 ग्राम HCl इज प्रजेंट, therefore HCl इज एक्सिज रिएजेंट। एक्सिज रिएजेंट एंड CaCO3 is limiting reagent। CaCO3 हमारा क्योंकि 20 ग्राम ही था रिएक्शन में भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और तो 20 ग्राम आपने क्या करा दिया रिएक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो CaCO3 है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, लेकिन 20 ग्राम में HCl में से केवल 14.6 ग्राम HCl ही यूज हुआ है। इसकी वजह से HCl एक्सिज रिएजेंट है और CaCO3 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी CO2 आपकी प्रोड्यूस हुई है, तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रिएक्शन थी हमारी CaCO3 प्लस 2HCl और यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ था आपका CaCl2 प्लस के H2O और प्लस के CO2। CaCO3 का अगर हम मोलिकुलर मास निकाले तो 100 ग्राम पर मोल आएगा और इसका आएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक, इसका मतलब जो रिएक्शन है उस रिएक्शन से क्या आइडिया लग रहा है कि 100 ग्राम CaCO3 कितने ग्राम CO2 फॉर्म कर रहा है 44 ग्राम, लेकिन रिएक्शन में कितने ग्राम CaCO3 है हमारे पास 20। तो क्या लिखेंगे हम 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस कितने ग्राम CO2 44 ग्राम CO2। देन किस में निकालना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने ग्राम CaCO3 आपके पास 20। तो 20 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस कितना करेगा 44 इंटू 20/100। ठीक, तो यह आ जाएगा आपका 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम CO2 फॉर्म्ड होगा कितने ग्राम CaCO3 में 20 ग्राम। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 ग्राम CaCO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा था 44, लेकिन रिएक्शन में कितना दिया हुआ है CaCO3 20, तो 20 कितना करेगा 8.8। तो इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सिज रिएजेंट क्या है। किसी भी गिवन डाटा में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन हमारा एक्सिज रिएजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो जिसकी अमाउंट रिएक्शन के बाद लेफ्ट रह जाए, शेष रह जाए, उसे क्या बोलेंगे आप एक्सिज रिएजेंट। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को सेफ रखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।